तो हम लोग क्या पढ़े थे पिछली क्लास में? हम लोग पढ़े थे वॉल्यूम ऑफ गैस ना। वॉल्यूम ऑफ गैस हो गया था और वॉल्यूम ऑफ गैस को मेज़र करने का यूनिट भी बता दिए थे। अब गैसीय स्टेट का अगले हम लोग क्लास में आज पढ़ेंगे प्रेशर ऑफ गैस। गैस का प्रेशर क्या होता है? क्या होता है गैस का प्रेशर? कोई आइडिया? गैस का प्रेशर क्या होगा ना, जैसे किसी कंटेनर में मान लिया गैस रखा हुआ है तो बहुत सारा गैस का मॉलिक्यूल होगा। कंटेनर में बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल होगा, ठीक। अब यही गैस मॉलिक्यूल दीवार में टकराएगा। दीवार में टकराएगा तो दीवार में कुछ भी तो फोर्स लगाएगा ना। तो एक मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल टकरा के फोर्स लगाएगा, तो जितना मॉलिक्यूल टकराएगा सब दीवार में फोर्स लगाएगा। अगर इसमें मॉलिक्यूल का संख्या बढ़ा दे तो ज़्यादा फोर्स का, नेट फोर्स का वैल्यू। अगर मॉलिक्यूल का संख्या घटा दे तो मॉलिक्यूल उतना ही रखे। अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो भाई मॉलिक्यूल में स्पीड आ जाएगा। और एक सेकंड में पहले 2 बार टकरा रहा था, एक सेकंड में 4-5 बार टकरा जाएगा। नहीं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी टकराएगा ना, पर सेकंड ज़्यादा टकराएगा वही मॉलिक्यूल। तो दीवार पे जो मॉलिक्यूल टकराएगा उस सब मिला के कितना फोर्स लगाएगा, और फोर्स को हम लोग दीवार का एरिया से डिवाइड करेंगे। तो दीवार का एरिया से डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू होगा वह वैल्यू गैस का प्रेशर कहलाएगा। नहीं, गैस का, तो गैस का प्रेशर फोर्स बाय एरिया हो गया। मतलब अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखो प्रेशर ऑफ गैस को। प्रेशर ऑफ गैस को अगर लिखना चाहेंगे तो फोर्स, प्रेशर को P से लिखते हैं। फोर्स exerted by gas molecules, force exerted by gas molecules on the wall of the container. Force exerted by gas molecule on the wall of the per unit area is called pressure of the gas. उसी को हम लोग गैस का प्रेशर कहते हैं। पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ द गैस ना। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि किसी भी गैस का अगर प्रेशर निकालना हो तो भाई प्रेशर किसी का ज्यादा होगा कम होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? अगर फोर्स ज्यादा लगेगा तो प्रेशर, फोर्स ज्यादा होने का मतलब फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा था? मोल पे। अगर मोल का संख्या ज्यादा होगा तो दीवार में मॉलिक्यूल का संख्या ज्यादा होगा तो ज्यादा दीवार में टकराएगा। और किस पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। और एरिया का मतलब कंटेनर का वॉल का एरिया होगा, मतलब बड़ा कंटेनर होगा मतलब वॉल्यूम ज्यादा होगा। मतलब वॉल्यूम एरिया को हम लोग किससे रिलेट करें? यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी गैस का प्रेशर जो है वह डिपेंड करेगा कि मोल क्या है उसमें। मोल पे कैसे डिपेंड करेगा? मोल बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, मोल घटाएंगे तो। टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट करेगा? तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। और टेम्परेचर घटाएंगे तो। और वॉल्यूम पे कैसे रिलेट करेगा? तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर। यानी कि आपका पूरा का पूरा प्रेशर जो है 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। कौन कौन? अगर हम सब बदल दे तो क्या होगा जी? सारा वैल्यू अगर बदल दे, मोल भी बदल दे, टेम्परेचर भी बदल दे, वॉल्यूम भी बदल दे, तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? डिपेंड करता है कि क्या होगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। कुछ फिक्स ऐसी एक नजर में देख के आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर इसमें किसी दो को कांस्टेंट, जैसे इन दोनों को कांस्टेंट रख दिए तो खाली चेंज कौन होगा? वॉल्यूम चेंज होने से। तो एग्जैक्ट बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते हैं।
तो कभी भी किसी के बारे में कोई रिलेशन निकालना चाहते हैं, उसी शर्त में रिलेशन निकाल सकते हैं जब 4 वेरिएबल में से तो कांस्टेंट है, तब आप एग्जैक्ट सही बोल सकते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम ऐसा ना बोल करके हम अगर बोले कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रख दिए, टेम्परेचर चेंज ना किए अगर, तो बताइए कि टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? मोल, और मोल क्या है इसमें? ऊपर में, और वॉल्यूम क्या है? तो आप बोल सकते हैं कि किसी भी गैस का जो प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, और जिसका मोल और वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा। नहीं, जिसका मोल और वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा ना, है ना? इन ऐसा रिलेशन कब बोल सकते हैं आप? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तभी ऐसा बोल सकते हैं। टेम्परेचर अगर वेरिएबल हो तो हम लोग इसमें रिलेशन नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते हैं। मतलब N/V रेशियो अगर दो गैस है, सपोज करो एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम इतना है, दूसरा कंटेनर ऐसे है, सपोज करो ये वाला ऐसे, बट इसमें कुछ ना कुछ मोल होगा और इसका कुछ वॉल्यूम होगा गैस का, तो N/V रेशियो निकालते तो सपोज करो A आया, इसमें भी कुछ मोल होगा, इसका भी कुछ वॉल्यूम होगा, इसका रेशियो भी A आया, और दोनों का टेम्परेचर हम बोल रहे हैं T है, दोनों का टेम्परेचर। तो इससे एनालिसिस क्या कर सकते हैं आप? दोनों का प्रेशर सेम होगा, ये बोल सकते हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा और दो अलग अलग गैस का अगर N/V रेशियो, तो उसका प्रेशर, कंटेनर का शेप एंड साइज क्या है उससे मतलब नहीं है, कंटेनर का शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, पक्का ना? लेकिन ऐसे रिलेशन कब बात करेंगे? टेम्परेचर सेम। अगर सब बदल दीजिएगा तो हमें देखना पड़ेगा कि सबका रेशियो पहले से, फोर्स बाई एरिया का रेशियो पहले से ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर घटेगा तो कम हो जाएगा। ऐसा अगर सपोज करो, कभी कभी ऐसा एनालिसिस होगा कि कोई ऐसा इनफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वाला है, इनफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वाला जितना चौड़ाई यहाँ है उतनी ही चौड़ाई, और बीच में ना इक्वल पार्टीशन किया हुआ है, इक्वल पार्टीशन मान लिया। इक्वल पार्टीशन बोलने का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम, सबका वॉल्यूम सेम है, और जो पार्टीशन किया गया है उसका थिकन, पार्टीशन मटेरियल से कुछ किया हुआ ना, और रिज्यूम कर लीजिए कि उस पार्टीशन जिससे पार्टीशन किया गया उस मटेरियल का थिकनेस टेंडिंग टू 0 है। जो पार्टीशन किया गया उस मटेरियल का कुछ ना कुछ थिकनेस होगा ना, तो मान लिया कि टेंडिंग टू, और बोल दिया कि यहाँ का प्रेशर P है, यहाँ का प्रेशर भी P है, सबका प्रेशर P है, मतलब सेम प्रेशर सेम है मतलब। तो और क्या एनालिसिस लगा सकते हैं? तो मोल और वॉल्यूम का रेशियो भी सेम होगा अगर प्रेशर सेम है, लेकिन वॉल्यूम सबका अलग अलग कहाँ है? इक्वल पार्टीशन किए तो वॉल्यूम और N/V रेशियो, तो मोल भी सेम होगा, नहीं होगा? यानी यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि N मोल होगा तो यहाँ भी N होगा, यहाँ भी वॉल्यूम, तो चूंकि क्वेश्चन नहीं कह दिया कि इक्वल पार्टीशन है तो वॉल्यूम भी है, तो वॉल्यूम भी है, कर सकते हैं ना। अब क्या करें हम कि अब जो पार्टीशन था उस पार्टीशन को हम यहाँ से रिमूव कर दिए, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4, 4 भी ना होगा, वॉल्यूम हो गया आपका दिस इज 4 भी, मोल कितना हो जाएगा? वॉल्यूम आपका 4 भी इसलिए हुआ क्योंकि पार्टीशन का थिकनेस टेंडिंग टू 0 बोल दिया। ऐसा बोल देता है कि कुछ पार्टीशन होता तो उस पार्टीशन का वॉल्यूम भी एक कर सकता है। फिर से रेशियो निकालिए तो वॉल्यूम N/V रेशियो जो यहाँ है वही है, इसका मतलब इसका भी प्रेशर, इसका मतलब पार्टीशन हटाने से प्रेशर में कोई चेंज। इसका उल्टा अगर हम बोलेंगे कि भाई इसका प्रेशर P है और सब में पार्टीशन इक्वल कर दिए, तो पार्टीशन इक्वल किए मतलब वॉल्यूम, और पार्टीशन इक्वल करेंगे तो सब में मोल का भी इक्वल पार्टीशन होगा, तो मोल भी सेम हो गया, वॉल्यूम भी सेम हो गया, तो होगा ना फिर से पार्टीशन करने के बाद भी प्रेशर। अरे भाई इसके अंदर वाले पूरा का वॉल्यूम भी 4 भी था, इक्वल पार्टीशन किए तो भी हो गया, यहाँ मोल 4N है तो इक्वल पार्टीशन करेंगे तो मोल कितना होगा? N होगा। बात समझ रहे हैं? किसी भी गैस का अगर प्रेशर आप बात करिएगा तो ऐसा वाला क्वेश्चन बनाते समय इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर टेम्परेचर अगर सेम रहे तो गैस का N/V रेशियो सेम रहने से गैस का प्रेशर को मेजर करने का ना बहुत सारा यूनिट है।
प्रेशर को मेजर करने का बहुत सारा, तो प्रेशर को मेजर करने का यूनिट अगर बात करिएगा ना तो यूनिट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर को मेजर करने का यूनिट अगर बोलिएगा तो भाई प्रेशर का एक यूनिट है एटीएम। प्रेशर का एक यूनिट है एटीएम, और एक यूनिट होता है भाई, दूसरा यूनिट होता है प्रेशर को मेजर करने का बार। तो 1 एटीएम अप्रॉक्स इक्वल टू 1 बार होता है। एटीएम और बार बोलिए दोनों है ना। कभी बोलेगा किसी गैस का प्रेशर 1 एटीएम या 1 बार, बोलेगा सर अप्रोक्सीमेट से में एग्जैक्टली कितना होगा, तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 बार। ऐसे इन अप्रोक्सीमेट में क्या ले सकते हैं हम लोग, सेमी ले सकते हैं ना। ठीक, 1 एटीएम में यूनिट अगर बोलेंगे ना तो 1 एटीएम अगर है तो 1 एटीएम में होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। 1 एटीएम इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। मतलब अगर Hg का मतलब मरकरी का इतना सेंटीमीटर हाइट रेंज अगर कोई गैस कर दिया तो कब कहेंगे कि उस गैस का प्रेशर इससे आधा हाइट रेंज हुआ तब। बोले सर हाइट रेंज कैसे करेगा भाई, तो हाइट रेंज करने के लिए ध्यान रखना, इसका ना प्रेशर को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम बैरोमीटर या मैनोमीटर, MANO मैनोमीटर। होता क्या है ना, वो इसी को लिख लेते हैं पहले, क्या होगा ये देखिए, तो इसी को लिखना होगा तो क्या लिखिएगा 1 एटीएम में, या इसी का नाम देखिएगा 760 टॉर। टॉर भी एक प्रेशर को मेजर करने का यूनिट है, टॉर, हाँ TOR टॉर। तो टॉर और MMOPG एक ही ना है। एक प्रेशर को मेजर करने का यूनिट होता है पास्कल। एक एटीएम में आपका लगभग 10 टू द पावर 5 पास्कल। एग्जैक्ट बोलिएगा ना तो 1.01325 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल। पास्कल प्रेशर का मेजर करने का, और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या था, मीटर क्यूब था, और प्रेशर का मेजर करने का ऐसा यूनिट। अब सवाल है कि ये जो सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का जो हाइट है वो प्रेशर कैसे हो गया, ये तो लेंथ है ना। तो इसको हम लोग समझेंगे अभी, इसको कॉपी करिए, उसके बाद हम लोग समझते हैं। तो अब देखो यहाँ पे देख लो, प्रेशर में देखो बाकी तो सब ठीक है ना। तो हाइट जो है ना, ये वाला ऐसे क्वेश्चन, प्रेशर इक्वल टू पढ़े आप लोग, प्रेशर इक्वल टू H रो G पढ़े है ना। हाँ कोई भी प्रेशर पढ़े ना, किस जगह से नहीं आया। अच्छा, तो प्रेशर इक्वल टू होता है ना, कभी भी निकालना होगा, जैसे प्रेशर इक्वल टू होता है ना H रो मतलब डेंसिटी होता है। इसको हमको ड्राइव करने का मन नहीं है, सब फिजिक्स पे कहाँ के लिए ड्राइव करें, मान लो ना, नहीं मानेगा, छोड़ो ना। तो प्रेशर इक्वल टू H रो G होता है ना। गैस का प्रेशर मेजर करना है तो होता क्या, H रो G, मतलब पहले समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो प्रेशर को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट का नाम बैरोमीटर होगा और मैनोमीटर। ये होता क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे थर्मामीटर होता है ना इंस्ट्रूमेंट, उसी टाइप में थोड़ा उससे बड़ा होगा, लेकिन यू ट्यूब लाइक ऐसे, यू ऐसे, ठीक है ना। अब जैसे थर्मामीटर में मरकरी भरा होता है ना, उसमें भी जनरली तो यू ट्यूब होगा, ध्यान रखिएगा ऐसे, मतलब यू ट्यूब ऐसे समझिए, ऐसे ये हुआ। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऐसे स्क्रू जैसा लगा रहता है, स्क्रू ना, स्टॉप कॉक लिखा रहेगा, क्वेश्चन बनाइएगा ना तो स्टॉप कॉक लिखा रहेगा, मतलब स्क्रू समझना उसको, वॉल्व। हाँ, अब जिस गैस का प्रेशर मेजर करना होगा ना, जिस गैस का, इस कंटेनर में गैस रखा हुआ है, तो मान लीजिए कंटेनर में गैस रखा हुआ है, इसका प्रेशर मेजर करना है तो क्या करेंगे, इससे कनेक्ट करेंगे, इसको खोलेंगे तो गैस इधर जाएगा। और मरकरी में ध्यान रखना, इसमें ना, इसमें जो यू ट्यूब है इसमें मरकरी रहता है, मरकरी रहेगा। और इधर वाला पार्ट ना खुला हुआ भी रह सकता है और इधर वाला पार्ट,
अगर खुला हुआ रहे तो इसका नाम होगा ओपन मैनोमीटर, खुला हुआ रहेगा तो, अब बंद रहेगा तो क्लोज मैनोमीटर। ठीक, जैसे अभी सपोज करो हम बंद कर दे रहे हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, क्लोज मैनोमीटर। और सपोज करो इसको गैस से कनेक्ट किए, इसमें मरकरी भरा, मरकरी लिक्विड होता है ना, अब मान लीजिए गैस से कनेक्ट नहीं किया तो मरकरी का दोनों साइड का लेवल क्या होगा, दोनों साइड का लेवल एक साइड होगा ना, एक लेवल होगा ना दोनों साइड का। लेकिन जैसे इसमें स्क्रू खोल दे तो गैस इधर से इसको दबाएगा ना, नहीं दबाएगा, तो गैस दबाएगा तो यहाँ कहेंगे गैस दब के इतना गया, तो इधर वाला का लेवल होगा ना जी, इधर वाला का लेवल बढ़ा, और ये क्लोज है, क्लोज बंद है यहाँ, तो दोनों का जो हाइट होगा ना, यहाँ मरकरी लेवल का हाइट का डिफरेंस निकालते हैं, और ये डिफरेंस जो होगा वही हाइट कहेगा, मतलब ये हाइट कहलाएगा। और अगर ये हाइट का वैल्यू अगर सपोज करिए कि यही हाइट मरकरी का हाइट होगा, नहीं मरकरी इसमें भरा है तो मरकरी का ही ना हाइट होगा। अगर यही हाइट अगर सपोज करो 76 सेंटीमीटर ऑफ, तब कहेंगे कि इस गैस का जो यहाँ जिसका मेजरमेंट किया उस गैस का प्रेशर 1 atm, कहेंगे गैस का प्रेशर 1 atm। बात समझिए, तो पूरा अगर प्रेशर को निकालना है जैसे पास्कल में निकालना है तो क्या करेंगे, प्रेशर निकालना है तो भाई जितना हाइट रेज हुआ वो हाइट इनटू इसमें जो मटेरियल भरा हुआ होगा मरकरी, तो मरकरी का डेंसिटी इनटू जी, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सारा वैल्यू को एसआई यूनिट में रखिएगा तो प्रेशर एसआई यूनिट में कैलकुलेट होकर पास्कल में आ जाएगा, है ना। तो डेंसिटी मरकरी का आपको याद रखना है, डेंसिटी बाकी का नहीं दिया रहेगा, डेंसिटी एचजी मरकरी का होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर, डेंसिटी ऑफ मरकरी। अगर मरकरी के अलावा कोई दूसरा लिक्विड भरा रहेगा ना, मरकरी के अलावा अगर कोई दूसरा लिक्विड भरा रहे तब उसका डेंसिटी आपको गिवन होगा। ठीक, कभी कभी क्या होता है ना, सुन लो, कभी कभी क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलेगा आपको डायग्राम वाला, कि बोल देगा कि भाई कोई गैस है और इस मैनोमीटर से मेजर किए, इसमें मरकरी भरा हुआ था, तो उसके मदद से हाइट रेज करके देखा गया, तो देखा गया 76 सेंटीमीटर हाइट रेज हुआ। अगर हम मरकरी के अलावा कोई दूसरा लिक्विड रखेंगे तो इतना ही हाइट रेज होगा। अगर भारी, इससे भारी रखेंगे अगर तो कम उठा पाएगा, और हल्का रखेंगे तो बोलेगा कितना हाइट रेज होगा, यानी कि उसके पैरामीटर पे क्या हाइट रेज होगा, कितना लेंथ होगा बताइए। तो जो कोई दूसरा लिक्विड होगा ना तो उसका आपको डेंसिटी गिवन होगा। बट कुछ भी रखे यहाँ पे, गैस का जो अपना प्रेशर होगा वो तो फिक्स होगा। तो भाई मान लेते गैस का जो प्रेशर था, जो भी गैस रखा वो प्रेशर फिक्स है, और यहाँ मरकरी रखा है तो मरकरी का हाइट इंटू मरकरी का जी, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कुछ भी रखिए, बात बराबर नहीं। लेकिन अगर मरकरी को बदल करके दूसरा लिक्विड रखे और सेम गैस रखे तो उसका भी प्रेशर सेम होगा, तो उसका लेकिन हाइट क्या हो जाएगा, और उसका दोनों आपस में इक्वेट करेगा, क्योंकि दोनों तो सेमी गैस का प्रेशर नापे हैं। तो जी और जी कट गया, बच गया क्या, इक्वल टू H2। तो इसमें क्या होगा ना, इसका एक का हाइट की मदद से दूसरे का हाइट निकालेंगे, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होगा भाई, डेंसिटी गिवन होना चाहिए, तभी नहीं निकाल पाइएगा। तो डेंसिटी हो सकता है मरकरी का गिवन नहीं हो, मरकरी का याद रखना है, कोई नया लिक्विड होगा ना उसका डेंसिटी गिवन होगा। ठीक, ये कैसा मैनोमीटर निकला, क्लोज मैनोमीटर। ठीक, दूसरा एक ओपन अगर मैनोमीटर रहा ना, अगर मैनोमीटर ओपन रहा तो ओपन मैनोमीटर से हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो ओपन मैनोमीटर का मतलब जैसे सपोज करिए कि मान लिया कि एक कोई मैनोमीटर है ऐसे, देखिए ठीक है ना, गैस किसी कंटेनर में ऐसे रखे हैं, स्टॉप बॉक्स ऐसे खोल दिया यहाँ पे, और ये ओपन है। तो ओपन है तो गौर करो, यहाँ पे अभी बंद करके रखे हैं, गैस रखा हुआ है कोई गैस। आप गौर करिए कि भाई यहाँ पे स्टॉप को खोल दिए तो गैस इसको दबाएगा, यहाँ पे मरकरी है होगा अंदर में, तो बाहर से यहाँ पे कौन प्रेशर लगा रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कितना होता है,
मतलब इस पे जो प्रेशर लगा रहा होगा 76 सेंटीमीटर, और जितना प्रेशर होता है मरकरी का उतने के बराबर यहाँ प्रेशर लगा रहा है नीचे। अगर सपोज करो कि गैस यहाँ रखे, उसका भी प्रेशर अगर 1 ही एटीएम है तो मरकरी को उठा पाएगा? तो नेट बैलेंस, ये मरकरी को नीचे दबा कब पाएगा? जब इसका प्रेशर 1 एटीएम से ज्यादा होगा तभी ना। नहीं तो अगर सपोज करो फिर भी इसको खोले, फिर भी यहाँ से यहाँ पे प्रेशर लगा के उठा दिया, और इसका हाइट सपोज करो फिर से यहाँ पे हम बोल रहे हैं जो मरकरी भरा हुआ है यहाँ पे, इसका हाइट डिफरेंस हाइट देखे तो कितना आया भाई? हाइट फिर से मान लिया हाइट h आ गया, तो इस बताइए तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? गैस का प्रेशर कितना होगा? गैस का प्रेशर कितना होगा? तो बोलेंगे गैस का प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना प्लस जो उठाए दोनों मिला के ना होगा? नहीं होगा। तो गैस का प्रेशर बोल सकते हैं भाई 1 एटीएम प्रेशर, या ऐसे लिख सकते हैं जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा प्लस जो हाइट रेंज हुआ उस दोनों मिला के ना गैस का प्रेशर होगा, है ना? ये बात समझे? अरे दो फोर्स काम कर रहा है, गैस का फोर्स ऊपर काम कर रहा है और ऊपर से मरकरी हाइट रेंज हुआ वो भी mg अपना नीचे लगा रहा होगा, और बाहर से दो फोर्स को बैलेंस करेगा तो ये दोनों को सम करेगा ना ऐसे? नहीं तो गैस का प्रेशर यहाँ पे ओपन मैनोमीटर में कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाइट का प्रेशर होगा, लेकिन क्लोज मैनोमीटर में प्रेशर ऑफ गैस कितना के बराबर? तो प्रेशर ऑफ गैस सीधे सीधे हाइट जो होगा वही उसी के बराबर होगा। क्लोज मैनोमीटर, ओपन मैनोमीटर में प्रेशर ऑफ गैस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा प्लस, अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर इसका प्रेशर होगा तो हाइट उठ में नहीं करेगा, उससे ज्यादा प्रेशर होगा उसको बैलेंस करते हुए तब ना उठा पाएगा ये। नहीं इसको भी लिखिए। नहीं इसको ओपन मैनोमीटर बोलेंगे, खुला हुआ रहेगा इसका इसलिए नाम इसका ओपन मैनोमीटर। और बंद रहेगा उसका क्लोज मैनोमीटर। इसको इंपॉर्टेंट रखना, और इसको यूज इसके लिए यूज कब करेंगे? इस पॉइंट का यूज कब होगा? इसका यूज कब होगा? एक का हाइट दिया रहेगा प्रेशर के टर्म में, दूसरे के लिक्विड का हाइट पूछेगा, मैंने सीधे सीधे नहीं पूछेगा, कहानी बना देगा, बोलेगा मरकरी आजकल बहुत डेंजरस है यूज करना, इसलिए मरकरी से जब नापे थे तो प्रेशर इतना बता दिया, मरकरी की जगह गैलियम मिला दिए, अब ज्यादा यूज होता है अमेरिका में, ऐसे बोलेगा, कुछ कहानी बना देगा तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई इसी का यूज है। ठीक है ना? चलिए फिर से आगे। हाँ टच किया। अच्छा इसको बुलाते हैं, कहाँ गया रे? अच्छा यहाँ होम। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है भाई। अब आगे हम लोग लिखते हैं, प्रेशर खत्म हो गया, अब टेम्परेचर। अब हम लोग टेम्परेचर का बात करेंगे, टेम्परेचर ऑफ गैस। टेम्परेचर को T से लिखेंगे, और टेम्परेचर का SI यूनिट, CGS यूनिट, सारा यूनिट केल्विन है, केल्विन है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको टेम्परेचर है तो हमेशा उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। अगर कभी टेम्परेचर अगर दे देगा 25 डिग्री C, ठीक, केल्विन में कितना होगा? 73 ऐड करेंगे तो कितना? केल्विन। टेम्परेचर 25 डिग्री से अगर हम टेम्परेचर बढ़ा के T1 है 26 डिग्री कर दिया तो कितना डिग्री बढ़ा? 1 डिग्री बढ़ा। केल्विन में कितना होगा? कभी अगर बोलेंगे कि डेल्टा T बोले, अगर डेल्टा T मतलब है T1 मतलब 25 डिग्री 26 डिग्री माइनस, तो डिफरेंस कितना होगा?
तो यही डिफरेंस डिग्री सी में हो गया 1 डिग्री, तो केल्विन में कितना होगा? देखो डिफरेंस देखो तो केल्विन में दोनों में देखो तो कितना आया डिफरेंस में। ध्यान रखना एक्चुअली एग्जैक्ट टेम्परेचर में अगर निकालना हो तो भाई उसमें 273 ऐड करते हैं, लेकिन डिफरेंस वैल्यू डिग्री सी हो और केल्विन, यानी कभी किसी क्वेश्चन में कह देगा टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1 डिग्री सी, तो वो लोग सोचेगा अरे डिग्री सी में इंक्रीज बोला है, केल्विन में सेम ही होगा, 273 ऐड नहीं करना है। डिफरेंस वैल्यू डिग्री सी और केल्विन दोनों सेम होगा, ठीक है ना। टेम्परेचर में इतना ही हम लोग को लिखना है। बाकी अगर टेम्परेचर का भी फ़ारेनहाइट में है तो वो कन्वर्सन वाला फॉर्मूला पढ़े ना 9th में, पढ़े है ना, उसका जरूरत नहीं पड़ता है कभी, लेकिन आप याद रखिएगा। लिख लिए, जल्दी से लिखिए। डिफरेंस वैल्यू डिग्री सी हो, डिफरेंस वैल्यू केल्विन हो, दोनों सेम ही होगा। हाँ डिफरेंस में। अरे भाई जब हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं ना, तो अगर कोई सब्सटेंस रखा हुआ है, अगर डिग्री सी वाला पैरामीटर वाला थर्मामीटर है ना, वहाँ मिलाइएगा तो 0 डिग्री नाप मेजरमेंट बताएगा ना, तो केल्विन वाला रखिएगा तो 273 बताएगा, तो वहाँ 1 डिग्री होगा ना, तो यहाँ पे इतना गैप दोनों में 100 है, शुरुआत ही खाली फर्क है। केल्विन वाला में 273 से स्टार्ट ही होता है और वहाँ 0 से स्टार्ट, यहाँ पे 0 से 100 जाएगा तो वहाँ 273 से 373, गैप दोनों में एक ही है, ठीक है ना। चलिए अब आगे लिखिएगा इसमें गैसेस लॉ, ये हो गया चारों वेरिएबल। तो अब गैसेस स्टेट शुरू होगा। गैसेस लॉ मैंने गैस के बारे में लॉ है, तो लॉ ना ध्यान सुनना, हमारे पास कितना वेरिएबल है? हमारे पास 4 वेरिएबल है, प्रेशर है, मोल है, वॉल्यूम है और, तो अगर हम सबको बदल दें तो सबको चारों बदल दे तो चारों में किसमें क्या फर्क पड़ेगा कुछ कह सकते हैं? तो कभी भी किसी का रिलेशन निकालना चाहते हैं तो बाकी दो को कांस्टेंट रखेगा तभी दो के बीच में रिलेशन आएगा। तो इसी में सबसे पहले ना पहला लॉ इसमें है, सबसे पहले बॉयल्स लॉ, सबसे पहला लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ ना प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन होगा, और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन रखिएगा तो मोल और टी को तो मोल प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब इसको बोलेंगे कि अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, अगर प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं तो वॉल्यूम को घटाना पड़ेगा, नहीं वॉल्यूम घटाइएगा तो इन दोनों में से कोई चेंज हो जाएगा। बात समझे? नहीं चेंज होगा तो नहीं करिएगा तो ये दोनों में से चाहते हैं कि आप प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम घटाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर ये दोनों प्रेशर अगर आप बढ़ाना चाहते हैं और ये दोनों कांस्टेंट है तो वॉल्यूम घटाने के अलावा कोई उपाय ही नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं कि प्रेशर इनवर्सली, खाली याद मत रखिएगा। और प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक ठो कांस्टेंट आएगा, तो देखिएगा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ये मेन है बॉयल्स लॉ का मेन इक्वेशन यहाँ है आपका। और याद करिए, सुनिए ध्यान से कि इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब अगर प्रेशर को हम P1 कर दिए तो वॉल्यूम को, बट दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कब होगा? जब मोल और टी। अगर हम प्रेशर P2 करेंगे तो वॉल्यूम, बट प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट सेम होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, P1 V1 इक्वल टू, जहाँ पे K जो होगा ना, K को हम लोग कहते हैं बॉयल्स कांस्टेंट, K को बोलते हैं बॉयल्स कांस्टेंट। K का जो वैल्यू होता है वो nRT के बराबर होता है। K का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर? अभी आगे PV इक्वल टू nRT सुने हैं ना, PV हुआ बचा हुआ nRT होगा ना। ये बॉयल्स लॉ हो गया। ग्राफ, हम सबका ग्राफ एक ही साथ बताएंगे। दूसरा है वो बॉयल्स लॉ के बाद हम बात करेंगे चार्ल्स लॉ। ग्राफ एक ही साथ, चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर के, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन दिखाएंगे तो किसको किसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और प्रेशर को कांस्टेंट। क्या रिलेशन होगा दोनों में?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे? मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कभी भूल जाइएगा तो आप याद रखिएगा, प्रेशर फोर्स बाई एरिया था ना एरिया, एरिया मतलब वॉल्यूम था, और यहाँ मतलब हम लोग इस चार्ल्स लॉ में किसको किसको कांस्टेंट रख लिए, मतलब ये बोल रहा है कि तुम मत चेंज हो और मोल नहीं चेंज हो। तो बताओ प्रेशर चेंज का वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए मजबूरी में वॉल्यूम बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी ना प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बोलने का मतलब कि वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, मतलब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर को बढ़ाइए तभी वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ा दीजिए टेम्परेचर को नहीं चेंज करिएगा तो फिर दोनों में से कोई एक ठो बदल जाएगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर भेजेंगे तो यहाँ पे V बाई टी का रेशियो, यानी वॉल्यूम अगर V1 है तो टेम्परेचर, और वॉल्यूम अगर V2 है तो प्रेशर रेशियो, और जो K है उसका K का नाम चार्ल्स कांस्टेंट। चार्ल्स कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा ना K NR/P के बराबर होगा। चार्ल्स कांस्टेंट का वैल्यू, अब NR/P कैसे होगा ना, अभी हम लोग PV = NRT बताएंगे ना, तो V/T का वैल्यू देखिएगा तो इसी के बराबर होगा, ठीक है ना। चार्ल्स कांस्टेंट, इसमें भी रिलेशन चार्ल्स कांस्टेंट का इक्वेशन आप याद रखिएगा, ये है चार्ल्स कांस्टेंट। या आप कुछ नहीं याद रखे तो चार्ल्स कांस्टेंट में याद रखना कि वॉल्यूम और टेम्परेचर है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्टली है कि इनवर्सली वो भी भूल जाइएगा, कोई बात नहीं, आगे इक्वेशन आएगा उसे सब याद ऐसे ही हो जाएगा। इसको लिखिए फटाफट जल्दी। कौन? अब देखो घर में कॉल जाने का मतलब ऐसा नहीं कि आप खराब है कोई अच्छा है, हर स्टूडेंट में भाई कभी मन करता है पढ़े, कभी मन करता है कम पढ़े, लेकिन कोई बोलने वाला होता है ना तो नहीं मन करते हुए पढ़ लेता है, ऐसा होता है। इसलिए बोलना ही चाहिए, कोई ना कोई ध्यान रखना ही चाहिए। स्टूडेंट को भी लगता है कि हम पढ़ना चाहिए, लेकिन चलो घूमने जा रहा है हमको भी थोड़ा घूम लेते हैं, नहीं, लेकिन कोई बोलने वाला रहेगा नहीं क्लास करेंगे तो घर में कॉल चला जाएगा तो कर लेते हैं, उसी बहाने पढ़ते पढ़ते करना, मन करते 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 बन जाता है। आईटीआई तो ऐसा नहीं बनता है, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे जाता है। हाँ सुनो, तो ये हो गया एवोगाड्रो लॉ भाई, क्या बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ तो मोल कांस्टेंट में पढ़ाए थे। एवोगाड्रो लॉ भाई क्या होगा, तो एवोगाड्रो लॉ होगा, ध्यान रखिएगा, किसके किसके बीच में रिलेशन, वॉल्यूम वर्सेस मोल, और वॉल्यूम वर्सेस मोल के बीच में रिलेशन होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर को। अब बताओ भाई दोनों को कांस्टेंट रख दिए तो वॉल्यूम और मोल में क्या रिलेशन, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, तो वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, रिलेशन का वैलिड होगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर आप प्रेशर टेम्परेचर नहीं कांस्टेंट रखिएगा तो वॉल्यूम मोल का इनवर्सली रिलेशन होगा, मतलब अगर आप मोल बढ़ाना चाहते हैं तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे बोलना पड़ेगा, ये नहीं कि हम मोल बढ़ा दिए अब वॉल्यूम स्टील वाला कैसे बढ़ोगे तुम समझो, तो वैसा नहीं होगा, स्टील वाला कैसे फैल लेंगे आपने, लेकिन आप मोल बढ़ा दिए नहीं बढ़ाइएगा तो अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ाइएगा तो इसी सब दोनों में से टारगेट है कि इन दोनों को, तो मजबूरी है कि मोल बढ़ाएं तो वॉल्यूम नहीं बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ ना जाएगा, ऐसे याद करना होगा। इसी में हम अगर रिलेशन निकालेंगे तो देखिए, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट, तो यहाँ पे V बाई N का कांस्टेंट हुआ ना, इसी में हम बोलेंगे वॉल्यूम ऐसे लिख सकते हैं, इसी वॉल्यूम को एक तरफ करिए मोल को एक तरफ करिए, तो वॉल्यूम का रेशियो इक्वल टू, याद करो वॉल्यूम रेशियो इक्वल टू इनटू 100 करेंगे तो वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू, बोले थे ना प्रेशर परसेंट भी होता है, उसको प्रूव करेंगे, ठीक। ये हो गया एवोगाड्रो लॉ, लिख लीजिए, सबका वैल्यू आएगा, अभी सब जल्दी खत्म करिए, सबको वैल्यू नहीं है सबका। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर जल्दी से निकल गया, सबका जरूरत फिर से रिपीट होना है इसलिए जल्दी से निकालें इसको। सबसे पहले क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, होगा ना, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल अकॉर्डिंग टू
ठीक। सर हाँ सर, इस बार आप पहले हैं, हाँ हमको फायदा होगा। हाँ सब, पिछले बार आप बहुत फायदा उठाए थे। हाँ थर्मोडायनेमिक्स में। अब तीनों लॉ को मिला दे, तीनों को मिला दे, तीनों को अगर मिला दे, इसमें वॉल्यूम 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 अगर मिला दे तो वॉल्यूम मिला दे तो वॉल्यूम यहाँ कॉमन हो गया, बचा कौन? ए नॉट टी और बाई पी। ठीक हो रहा है ना। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो भी एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। इससे पहले प्रोपोर्शनलिटी हटा रहे थे तो बार बार के दे रहे थे ना। बोलेगा यहाँ के देंगे तो झगड़ा करेगा कि मेरा वाला के दो, ये बोलेगा मेरा वाला के दो, ये बोलेगा मेरा वाला के दो। सबका के तो अलग ना था। इसका वाला के था एन आर टी, इसका वाला के था एन आर बाई पी। नहीं आई बोलेगा मेरा यार तो झगड़ा हुआ तो बोलेगा झगड़ा मत करो। ऐसा वाला हम कांस्टेंट देते हैं कि सबके लिए वैलिड हो ना। तो सबके लिए वैलिड होगा तो उसको बोलते हैं जो सबके लिए वैलिड होता है उसका नाम होता है यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल ही गैस है तो यूनिवर्सल। तो यहाँ से इसलिए प्रोपोर्शनलिटी एक दिया गया जिसका वैल्यू हुआ आर लिखते हैं, और आर को क्या बोलेंगे हम लोग? इसी को अरेंज कर, इसको यहाँ भेज दीजिए और अरेंज करिए। तो अरेंज करने के बाद जो इक्वेशन आएगा, दिस इक्वेशन इज पीवी इक्वल टू, इस इक्वेशन का नाम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस, इस इक्वेशन का नाम हो गया आइडियल गैस इक्वेशन। और जो आर लिखेंगे, आर होगा यहाँ पे, आर का नाम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर का वैल्यू होगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मतलब कोई गैस का किसी प्रेशर पे, किसी टेम्परेचर पे आर का वैल्यू सेम होगा, हर गैस के लिए, हर प्रेशर, हर टेम्परेचर पे। अब सवाल होता है कि आर का वैल्यू क्या है, वो भी निकाल ही लेते थोड़ा सा जल्दी से, टेंशन दे रहा है नहीं प्रदीप। तो आर का वैल्यू निकालना होगा, हम क्या करेंगे? आर का वैल्यू निकालना हो तो बाकी को इधर भेजेंगे तो क्या होगा? पीवी बाई एन। तो आर का वैल्यू अगर निकालना है हम लोग को तो प्रेशर रखना होगा, वॉल्यूम रखना होगा, मोल रखना होगा। और तो प्रेशर रखेंगे हम इसका, वॉल्यूम रखेंगे उसका, मोल रखेंगे उसका, ऐसे। तो क्या जिसका प्रेशर उसी का तो कोई भी वैल्यू रख दीजिएगा ना सेम सेम का, तो काट पीट के आंसर एक ही आएगा। माने कोई भी वैल्यू अगर आपको पता है तो वैल्यू रख दीजिएगा, लेकिन हाँ ये नहीं कि मोल रखेंगे इसका, वॉल्यूम उसका, ऐसे नहीं, सब एक ही चीज का रखना पड़ेगा। तो जैसे सपोज करो कि बोला कोई वैल्यू, मैंने कौन सा वैल्यू, तो माना कि मोल रख दे 1 रखे, जो हम लोग जानते हैं अभी तक पढ़ते समय, माना कि मोल कितना रख दिए, मतलब हम 1 मोल का डेटा रखना चाहते हैं। आप कोई बोलेगा नहीं हम आधा मोल का रखिए, तभी आंसर वही आएगा। तो 1 मोल का वॉल्यूम पता है हम लोग को, 1 मोल का, हाँ तो 1 मोल का देखो वॉल्यूम पता है, जो पता रहेगा 1 ही मोल का ना पता है। तो 1 मोल का पता है वॉल्यूम कितना, 4 लीटर, यूनिट में रख देते हैं हम। और क्या पता है, तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर हर प्रेशर टेम्परेचर पे होता है। तो भाई बोले ना कि जिसका मोल उसी का वॉल्यूम, तो उसी का प्रेशर। तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है जब प्रेशर, यहाँ रखेंगे प्रेशर कितना और टेम्परेचर कितना, यही रख सकते हैं। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, जिसका प्रेशर उसी का वॉल्यूम हुआ कि नहीं। अगर हम देखो पहले लिखाए थे पिछले क्लास में, अगर हम मोल एक ही रखते हैं और यहाँ रखते हैं 24.45, था ना पिछले क्लास में, लिखाए थे ना, नहीं लिखा है? अच्छा एवोगाड्रो लॉ में तो बताए हैं, भूल गया। एवोगाड्रो लॉ में बताए थे कि एसटीपी पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 होता है। जब टेम्परेचर 25 डिग्री 298 केल्विन रखेंगे तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम 24.45 होता है। लिखवाए हैं मोल कॉन्सेप्ट में, हाँ 25 डिग्री पे रखे थे 24 और 100 डिग्री पे भी रखे थे 373 पे 30.62। हाँ मोल में अभी बता देंगे, क्या दिक्कत है। तो सबको काटिएगा ना, सुनिए सारा वैल्यू को काट दीजिए। तो काटने से सुन, ध्यान से सुन लीजिए बट देखो, अगर हम कोई बोलेगा ना हम 1 मोल का नहीं रखेंगे, आधा मोल रखेंगे, तो यहाँ पे हाफ रखिएगा तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा ना, तो 2 कट नहीं जाएगा, कटेगा ना। चाहे 1 मोल रखो, ये मत सोचना कि 1 मोल के लिए डिफाइंड है। एसटीपी पे बहुत लोग सोचता ना, अच्छा
आर का वैल्यू एसटीपी पे डिफाइंड है, ऐसा नहीं कोई वैल्यू रख दो आप, लेकिन रखते समय किस बात को ध्यान रखना है, सब उसी का होना चाहिए। काट पीट के फिर से एक ही आंसर आएगा नहीं, तो यहाँ पे पूरा काटिएगा ना तो वैल्यू आएगा कट के 0.0821, काट लीजिए देखिएगा इतना ही आएगा, चूंकि कांस्टेंट तो याद रखना पड़ता है इसलिए हमको भी याद है। काट के इतना, अब यूनिट रखेंगे तो यहाँ पे क्या यूनिट है एटीएम, और ऊपर और नीचे पर केल्विन और ई आर का वैल्यू इतना है, आर का वैल्यू इतना, पक्का आर का वैल्यू इतना लिखिए पहले सब लोग। लिखते लिखते याद रखना है कि आर का वैल्यू जब हम इतना लाए हैं तो उसको निकालते वक्त प्रेशर को, मोल देखो टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में ही रखते हैं और मोल को हमेशा, टेंशन आपको प्रेशर का यूनिट और वॉल्यूम का यूनिट देगा। तो आर का वैल्यू जब इतना आया उस वक्त प्रेशर को कौन सा यूनिट में रखा गया है और वॉल्यूम को, ये बात को ध्यान रखना। पीबी इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन, कभी कभी स्कूल में डेरिवेशन आता है तो खत्म हो गया होगा, नहीं आएगा स्कूल में तो पार हो गया होगा नहीं, फाइनल में भी नहीं आएगा, और मैंने टर्म 1 खत्म। देखिए आगे देख लो जरा सा, अब आर का वैल्यू तो इतना यूज किए ना, अब आर का वैल्यू दूसरा देखिएगा, ध्यान से सुनिए। अगर हम मोल तो वही रख रहे हैं, मोल तो वही रखेंगे 1 मोल, टेम्परेचर 273 केल्विन, इसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, बट याद करो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो 1 एटीएम में कितना पास्कल, एग्जैक्ट रख रहे हैं 5 पास्कल, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट, तो इतना लीटर है, इतना, इस लीटर को मीटर क्यूब में बदलेंगे तो कितना होगा, 1000 से डिवाइड करेगा ना, तो 22.4 इंटू 10 का पावर मीटर क्यूब, देख लीजिए। तो यहाँ पे माइनस मीटर स्क्वायर, यहाँ पे ई और ई कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा ई और ई नहीं है, पूरा वैल्यू को, न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा ना पूरा, तो वैल्यू आएगा 8.314, यूनिट पे बात करें तो यहाँ न्यूटन और ई, न्यूटन मीटर क्या होता है जूल, यहाँ हो जाएगा जूल, और नीचे पर केल्विन, यानी जिस क्वेश्चन में हम आर का वैल्यू इतना यूज करेंगे उसमें ध्यान रखना पड़ेगा ये कौन सा यूनिट है, एसआई जूल, तो उस क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन में जिसमें हम आर का वैल्यू इतना यूज करेंगे वहां प्रेशर को पास्कल में रखना पड़ेगा और वॉल्यूम को, अगर जहां उल्टा पुल्टा रखिएगा तो डायमेंशनली क्वेश्चन गलत होगा। एक बात ये भी ध्यान रखो कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, लगभग 4.2 जूल होता है ना, अगर इसको हम 4.2 से डिवाइड कर दे तो उसमें से लगभग डिवाइड करिएगा ना तो 1.98 होता है, इसको अप्रोक्सीमेट में हम लोग 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। आर का भाई देखिएगा 3 वैल्यू आया, एक वैल्यू कितना आया और एक वैल्यू और एक, अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है लोगों का ना, कौन वाला आर का वैल्यू कहां पे यूज करें, बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाँ जो डेरिवेशन पे ध्यान रखेगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा।
चलिए हो गया, तो आगे लिखे, बता दे। तो देखो एक मिनट सब लोग यहाँ, जिस क्वेश्चन में हम r का 0.0821, जिस क्वेश्चन में हम r का 0.0821 यूज करते हैं, तो आगे का यूनिट क्या है? एटीएम लीटर पर केल्विन। मतलब उस क्वेश्चन में प्रेशर को अगर यूज करेंगे तो प्रेशर का यूनिट एटीएम होना चाहिए और वॉल्यूम का यूनिट लीटर होना चाहिए। लीटर, वॉल्यूम का यूनिट लीटर होना चाहिए। नहीं पक्का? जिस क्वेश्चन में r का वैल्यू 8.314 यूज करेंगे, मतलब ये जूल है। जूल कौन सा यूनिट? ऐसा यूनिट। तो उस क्वेश्चन में आपको प्रेशर का यूनिट पास्कल यूज करना पड़ेगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब। ठीक, कंफर्म याद करके रखो। कैलोरी वाला जनरली याद यूज नहीं करते हम लोग, है ना? कैलोरी वाला यूज नहीं करेंगे। कभी एनर्जी कैलोरी में निकालना पड़े ना तब इसको यूज करेंगे, बाकी नहीं यूज होता है। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ना, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन जब सॉल्व करिएगा ना, आप देख लीजिए यहाँ पे, तो आप PV इक्वल टू NRT यूज करिएगा। तो PV इक्वल टू NRT यूज करिएगा तो गौर करिए हमेशा RT साथ में है कि नहीं। तो RT इतना साथ में रहेगा ना कि कैलकुलेशन करने में आपको बार बार बहुत प्रॉब्लम होगा। तो एक चीज याद कर लेते हैं कि RT का वैल्यू याद रख लीजिएगा। RT का वैल्यू में R का वैल्यू हम इसको याद यूज कर रहे हैं, इसको। ठीक। टेम्परेचर जनरली क्वेश्चन में क्या मिलता है? ज्यादातर क्वेश्चन में क्या मिलता है? टेम्परेचर 0 डिग्री, 25 डिग्री, 27 डिग्री, 100 डिग्री, यही सब ना मिलता है ज्यादातर। ऐसे मिलने के लिए कुछ भी मिल सकता है, बट जनरलाइज बात कर रहे हैं, मिलेगा ना। तो अगर टेम्परेचर हम 0 डिग्री रखेंगे मतलब कितना केल्विन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा ना। बहुत काम का चीज है, ध्यान सुनना भाई, नहीं तो आप कैलकुलेशन करते रहिएगा, आंसर ही नहीं आएगा आपका। तो इतना मल्टीप्लाई करिएगा ना, तो वैल्यू देखिएगा, मल्टीप्लाई करके अगर चेक करिए, मोबाइल है तो वैल्यू मल्टीप्लाई करके इतना आएगा। ये तो याद है ना वैल्यू, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो नहीं आएगा। तो बार बार अगर RT लिखेगा ना 273 0 डिग्री, तो याद रखना कि इतना वैल्यू तो होता ही है। उसी तरह से RT में अगर R का वैल्यू 0.082 रख रहे हैं और टेम्परेचर अगर 25 डिग्री आएगा ना, मतलब 25 डिग्री मतलब 298 केल्विन, इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा ना तो वैल्यू एग्जैक्टली आपका 24 पॉइंट। ये वैल्यू भी तो याद ही रखते हैं हम लोग, नहीं? RT का वैल्यू अगर सपोज करो कि भाई एक और लिख देते हैं, अगर 373 आएगा ना तो वैल्यू भी इसको मल्टीप्लाई करके 30 पॉइंट। अरे भाई याद है ना कि 1 मोल गैस का STP पे वॉल्यूम इतना है, 1 मोल गैस का 25 डिग्री पे वॉल्यूम इतना होता है, 1 मोल गैस का 100 डिग्री पे प्रेशर इतना, वही वैल्यू है यहाँ पे। नहीं कोई बोल रहा है प्रदीप की सर हमेशा टेम्परेचर यही थोड़ी दूसरा होगा, तब कैलकुलेशन बहुत दिक्कत होगा। नहीं तो बता दे रहे हैं आपको। आप क्या करना, अब आगे चले, ये समझ गए थे ना। अब आगे हम बोल रहे हैं कि R का वैल्यू 0.082 रखेगा ना 21, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में, कैलकुलेशन करने में फिर बहुत दिक्कत हो। हर बार तो टेम्परेचर बोले वही नहीं ना होगा, कोई दूसरा टेम्परेचर भी तो हो सकता है ना। तो आप क्या करिए, इतना वैल्यू को इतना ना रख करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रखने से सीखा, तो अप्रोक्सीमेट रखिए। कितना 0.0। तो जब रखिएगा अप्रोक्सीमेट, आंसर खोजिएगा एक्यूरेट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट, लेकिन आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन रहेगा मिल जाएगा। या कभी कभी देखिएगा ना, इसके जगह पे अगर आप इसको 12.18 से डिवाइड करिए ना, इतना से एग्जैक्टली इतना आएगा। 1/12.18 से डिवाइड करिए तो एग्जैक्टली वैल्यू इतना ही आएगा। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट में क्या याद रख सकते हैं? तो जैसा ध्यान रखना, बहुत जगह काम आएगा। कभी R को E वाला वैल्यू दे देगा तो सीधे सीधे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बहुत आसान। कोई दूसरा वैल्यू रहा ना आपको सॉल्व करने में, तो R का वैल्यू को कभी किस क्वेश्चन में इसको लेने से पूरा सॉल्यूशन सॉल्व होगा। कभी कभी 1/12 लेने से पता चला ऊपर में ना मोल दे दिया है, 12 कट रहा है आपको, तो इसी को लीजिए। इसमें ध्यान रखिएगा, E वैल्यू जो है ना,
इसकी जगह अगर देखो 25/3 को डिवाइड करिए ना तो कट के नहीं आएगा। 25/3 को करिए तो लगभग इतना ही आएगा। तो आप इसके जगह पे इतना ले सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान होगा। जैसे बोलिए सर सॉल्व कहाँ करना पड़ेगा, क्वेश्चन किस तरह का आएगा, मान लिया नहीं याद रखिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत बहुत दिक्कत होगा। बता दे, जैसे सपोज करो बहुत आसान क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन दे देना है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन at pressure 76 centimeter of Hg, temperature 25 डिग्री C। आसान क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आता नहीं है। तो हम बोल रहे हैं जब भी कोई क्वेश्चन अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री है तो गिवन लिखना पड़ेगा फिर से प्रॉपर। आसान क्वेश्चन से ही गिवन सीखेंगे, ये नहीं कि आसान में नहीं लिखेंगे। तो पूछा कि कैलकुलेट वॉल्यूम, तो आप लिखेगा वॉल्यूम निकालने को बोल रहा है किसका, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मतलब O2 16 ग्राम, कब, तो प्रेशर लिख दिया 76 ऑफ Hg और टेम्परेचर 298 कैलोरी। देखो ये देख करके क्या लगेगा, क्वेश्चन लगेगा ना गैसीय स्टेट टाइप का है। भाई गैसीय स्टेट टाइप का इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो थोड़ी बोल देता है कि दिस क्वेश्चन बिलोंग टू गैसीय स्टेट, नहीं लिखा रहता है, आपने समझना पड़ेगा ना, कहीं से भी आ सकता है। तो जहां ऐसे देख के लग रहा है देखो 4 वेरिएबल होता है हम लोगों के पास, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल और उसमें से देखो वॉल्यूम पूछ रहा है, बाकी तो वेट का मतलब मोल दिया है ना, कौन फॉर्मूला लगेगा, तो PV इक्वल टू nRT, इसका मोल निकाल लीजिए, मोल कितना हो जाएगा 0.5। अब PV इक्वल टू nRT लगा लीजिए, PV इक्वल टू nRT में निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए देखिएगा आंसर तक लाना होगा, ये नहीं कि खाली लिख दिए सॉल्व हो जाएगा, है ना। nRT बाई, अब nRT बाई P रखिएगा आप, तो मोल तो दिया हुआ कितना, R का वैल्यू 0.082 रखेंगे। जैसे ही R का वैल्यू रख रहे हैं तो आप सोच लेना पड़ेगा कि प्रेशर को ATM में रखना पड़ेगा। तो यहाँ दिया किसमें है, तो कितना ATM, तो वॉल्यूम किस में कैलकुलेट करके आंसर आएगा, लीटर में। अब गौर करो टेम्परेचर कितना दिया है 298, तो बताओ यहाँ पे R और T का वैल्यू ये भी बताया था ना, R और T रहेगा तो कितना होगा, ये इतना का वैल्यू डायरेक्टली लिख दीजिए, इनटू मोल कितना है और प्रेशर कितना है 1, यानी बताओ तो भाई इसका आधा ही आंसर होगा, नहीं होगा, तो इसका आंसर कितना होगा 12.22 लीटर। नहीं याद रखेगा तो पेन से कैलकुलेशन करते रहिएगा, बात समझे, याद रखना पड़ेगा तो आंसर आएगा, सॉल्व करिए। मैंने अगर ध्यान रखिएगा तो अधिकांश क्वेश्चन में पेन उठाने का जरूरत नहीं होगा कि हमें उसको सॉल्व करें, ऐसे दिख जाएगा। ये बात समझ में आया, 12.22 लीटर है ना। अब देखो बोलेगा ना कोई और डिग्री रहा तो उसको भी सॉल्व करेगा ना, ऐसा होगा कि एक आध क्वेश्चन करके तो कल क्लास तुम लोग का है, इसमें तो प्रैक्टिस है। चलिए बिठा दे। अब सुन लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन का न्यूमेरिकल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी न्यूमेरिकल फिर से। इससे पहले थोड़ा सा हेडिंग लिख लीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ किसके किसके बीच में रिलेशन है, प्रेशर और वॉल्यूम। अब देखो ध्यान सुनना, तो बॉयल्स लॉ है ना, तो चुपचाप आप कुछ मत लिखना, PV इक्वल टू nRT, सब इसी से आएगा, देख लीजिए। अब बताओ तो बॉयल्स लॉ में किसके किसके बीच में रिलेशन है और कौन कौन कांस्टेंट रहता है, यहाँ ध्यान लीजिए। यहाँ बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है, EV कांस्टेंट और R क्या होता है, R कांस्टेंट। तो EV कांस्टेंट मिला के बोल सकते हैं नया कांस्टेंट, यही ना तो बॉयल्स लॉ था, है ना। अब चाहिए तो जितना भी लॉ है ना सब इसी से आएगा, इसलिए वहां पे हम शॉर्टकट निकाल दिए। बाकी PV इक्वल टू यहाँ पे अपने आप डायरेक्टली एक इन्वर्सली याद करने का जरूरत, हाँ खाली याद करने का जरूरत है कि बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम था, चार्ल्स लॉ में
टेम्परेचर था एवोगाड्रो लॉ में, बस याद रखना है क्या रिलेशन, डायरेक्टली कि इनवर्सली सब यहाँ से होगा। अब अगर हम ऐसे प्लॉट करें, सपोज को ध्यान सुनना, ग्राफ हम प्लॉट करना चाहते हैं और y कोऑर्डिनेट पे प्रेशर रखना चाहते हैं और x कोऑर्डिनेट पे वॉल्यूम रखना चाहते हैं, ग्राफ कैसा होगा ये हम लोग को बताना है। स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व होगा, सर्किल होगा, क्या होगा? तो देखो ग्राफ बनाने का बहुत आसान तरीका सुन लो। ग्राफ बनाने का मैथ में तो पढ़िएगा, तरह तरह का सर्किल का इक्वेशन आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन आएगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा, मैथ में तो आता है ना। जैसे हम लोग को खाली याद किया, आसान के लिए बता रहे हैं। आप ये किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का है ना। तो कभी भी ग्राफ प्लॉट करिएगा ना तो पहले चेक करिए कि इसमें y कोऑर्डिनेट में कौन है। तो जो y कोऑर्डिनेट में उसको प्रेशर है, और x कोऑर्डिनेट में कौन है, तो मतलब यहाँ पे x जो है वो कौन है, और यहाँ क्या है। अब प्रेशर वॉल्यूम का कोई इक्वेशन होगा ना, तो प्रेशर वॉल्यूम का इक्वेशन कौन सा होगा? PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इक्वेशन लाना पड़ेगा, बिना इक्वेशन का कैसे सोचिएगा। तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये इक्वेशन है, यही बॉयल्स लॉ का इक्वेशन है। तो ये क्या है आपका y, और ये क्या है। क्या यह इक्वेशन इससे मैच कर रहा है? मैच करता है तो स्ट्रेट लाइन, और नहीं मैच करे तो ग्राफ होगा कर्व। हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोल रहे हैं, ग्राफ क्या होगा, कर्व होगा। बोलिए सर कर्व तो ऐसा भी हो सकता है, कर्व तो ऐसा भी हो सकता है, तो कौन वाला कर्व? तो आप गौर करो कि प्रेशर ज्यादा रखते हैं तो वॉल्यूम, तो प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वैसे वैसे वॉल्यूम, तो ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ होगा ऐसा। यही याद रखना, कोई भी इक्वेशन आए ना, सबसे पहले ग्राफ कभी भी प्लॉट करना करे तो आपका सबसे पहला काम है कि उसको किससे मैच कराइए। पहले डिसाइड करिए y कोऑर्डिनेट पे कौन है और x कोऑर्डिनेट पे, फिर उस दोनों जो कोऑर्डिनेट दिया होगा उसका कोई इक्वेशन आएगा ना। यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम है, उसका इक्वेशन क्या था, बॉयल्स लॉ नहीं था। उसके बाद मैच कराइए उससे, अगर मैच करके इससे मैच करिए तो नहीं मैच किया तो कर्व होगा। अब कर्व में ही सोचना पड़ेगा कि ऐसा होगा कि सोचेंगे कि प्रेशर ज्यादा होता है तो वॉल्यूम, ग्राफ ऐसा ही होगा। इसी का नाम ये होता है ना कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है। अब मान लीजिए बहुत सारे इक्वेशन नहीं पढ़ा है तो नहीं भी याद रहेगा तो ग्राफ बन जाए। दूसरा, अगर हम कहें कि ग्राफ आपको प्लॉट करना है, फिर से P है और x कोऑर्डिनेट पे 1/v, तो सबसे पहला काम क्या है कि प्रेशर और वॉल्यूम है ना है, तो इसका इक्वेशन पहले निकालिए। क्या इक्वेशन, PV इक्वल टू, तो पहले डिसाइड करिए कि y कोऑर्डिनेट पे P है, तो P तो दिख रहा है, x कोऑर्डिनेट में तो 1/v बदलने के लिए क्या करेंगे, इधर भेजेंगे। तो ये हो गया y कोऑर्डिनेट, ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, और इंटरसेप्ट 0 है तो क्या हो जाएगा, किससे मैच किया, नहीं मैच किया, पासिंग थ्रू, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। स्लोप कितना के बराबर, स्लोप फिर 40%। अरे क्या बताया, स्लोप किसके बराबर है, स्लोप यहाँ k के बराबर, और k किसके बराबर था, देखो ना k किसके बराबर है, n/t। अब मोल दे देगा कुछ, r दे देगा कुछ, सबको मल्टीप्लाई करके स्लोप निकाल सकते हैं। हो सकता है 45, हो सकता है 60, कुछ भी तो हो सकता है। वो तो मोल क्या है, r क्या है, टेम्परेचर क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तब ना। मल्टीप्लाई करिएगा पता चला 1 नहीं है, 1 आएगा तब ना बोलिएगा 45, tan थीटा 1 इक्वल टू 45। दूसरा होगा तो दूसरा ना होगा, √3 हो गया तो होगा ना स्लोप। अगर आप समझिए, ध्यान से समझिए, अगर कभी ग्राफ ऐसा बोल दे कि हम बोल रहे हैं कि दिस इज log P और log V के बीच में ग्राफ, तो सबसे पहले फिर से दिख जाएगा आपको क्या, प्रेशर और प्रेशर वॉल्यूम में एक्स्ट्रा क्या आ गया, लॉग। तो लॉग तो अपने से लगा सकते हैं, तो प्रेशर वॉल्यूम वाला फिर से इक्वेशन लिखेंगे क्या, अब चूंकि लॉग लॉग दिख रहा है तो लॉग लगा के सोच लेते हैं। पहले क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग लीजिए तो क्या होगा, ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट करें। अरे a इंटू बी होता है ना, वो a प्लस बी, और यहाँ क्या आएगा, लॉग के। अब y कोऑर्डिनेट में कौन है, x कोऑर्डिनेट में, तो इसको इधर भेजे तो हो जाएगा, देखो log p, और ये क्या हो जाएगा, और होगा y कोऑर्डिनेट में क्या था, ये पूरा, और x कोऑर्डिनेट में
और ये कितना, कुछ नहीं तो 1, तो -1 और ये, तो ग्राफ कैसा, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, स्लोप कितना, स्लोप कितना, स्लोप कितना, थीटा इक्वल टू -1 ना, -1 कब होता है, 135, स्लोप कितना हो जाएगा, 135 होगा कि नहीं, पक्का। अगर हम आपसे पूछे कि सब ग्राफ जो बना रहे किसका ग्राफ है, बॉयस लगा, ग्राफ किसका है, अलग अलग है। अगर हम ग्राफ पीवी वर्सेस वी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा होगा, पीवी वर्सेस वी के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो कॉल करो, फिर से याद करेंगे, प्रेशर वॉल्यूम है तो पीवी इक्वल टू क्या, ध्यान, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। अब क्या प्रेशर वॉल्यूम चेंज होने से दोनों का प्रोडक्ट चेंज होगा, अरे प्रेशर वॉल्यूम किससे के दोनों का प्रोडक्ट चेंज कब होगा, जब मोल और, तो ध्यान रखना ये हम वॉल्यूम के साथ पीवी चेंज होगा, अरे वॉल्यूम चेंज होगा तो साथ में कौन चेंज हो जाएगा, बट दोनों का प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, होगा कि नहीं, याद करो वॉल्यूम चेंज होने से दोनों का प्रोडक्ट थोड़ी चेंज होगा, अरे वॉल्यूम चेंज करेंगे तो साथ में प्रेशर भी चेंज होगा, बट दोनों का प्रोडक्ट, तब ना पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है, बदल ही रहा है तो कांस्टेंट काहे लिख रहे हैं। दूसरा ग्राफ अगर ऐसे लिखेंगे कि पीवी और यहां लिख दे पी, तो ग्राफ कैसा, सेम होगा, पक्का। ग्राफ ही सारा का सारा ग्राफ, कभी कभी ऐसा बोल देगा आपको कि पीवी स्क्वायर वर्सेस पी के बीच में ग्राफ बताइए, फिर से बोला प्रेशर वॉल्यूम दिखा ना जी, तो प्रेशर वॉल्यूम लिख लेना यहाँ पे, और कांस्टेंट दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो बताओ ये y कोऑर्डिनेट पे दिख रहा है और ये कैसा, स्ट्रेट लाइन, और इंटरसेप्ट ग्राफ ऐसा, तो कुछ और बना सकता है अगर आप अपने से बना दो, तो मैथ का बात होगा ना, नहीं तो पूरा का पूरा इक्वेशन हो गया, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछेगा ना, ऐसा कर फोटो बना देगा, लेकिन खाली फोटो बनाने के बाद ये कोऑर्डिनेट बदल देगा, अब पूछेगा कि कौन सा ग्राफ बॉयल्स लॉ को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, देख लेना होगा नहीं मैच कर रहा है, तो जैसा हम यहाँ ग्राफ बनाया बॉयल्स लॉ के लिए, उसी तरह से आप कॉपी में क्या बना के आइएगा, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ बना के आइएगा, तो फिर उसमें 1-2 ग्राफ और एक्स्ट्रा बनाएंगे, तब अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल। तो कल हम लोग बॉन्डिंग का प्रैक्टिस होगा।